वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। राइट, सो आज के सेशन में जो है हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में। ओके, चलिए एजेंडा देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे टीसीपी/आईपी नेटवर्क स्टैक का सबसे ऊपरी लेयर है ना, टॉप लेयर है। तो उसके बारे में समझेंगे और फिर डोमेन नेम सिस्टम नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं, टीएलडीज का मतलब टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम एचटीटीपी और वेब के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि ये रिक्वेस्ट मेथड्स होते क्या है, रेस्पॉन्सेस कोड्स कैसे आते हैं, एचटीटीपीएस का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और फंडामेंटली एचटीटीपी और एचटीटीपीएस जो है एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, तो हम उनके बारे में भी अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। राइट, और इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, सो हमने स्पेसिफिकली ये डिस्कस किया था कि जब भी आप एक सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक पैकेट्स भेज रहे हैं तो वहां पे पैकेट लॉस होने के चांसेस हैं। कई कई सारे रीजंस हो सकते हैं वहां पे, है ना। जैसे कि टीटीएल एक्सपायर हो सकता है, मतलब हमने टीटीएल के बारे में देखा था, है ना। एक पैकेट कितने राउटर्स के साथ गुजरते हुए आगे बढ़ सकता है, ये डिफाइन करता है टीटीएल, टाइम टू लिव बेसिकली, है ना। और फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे रोड्स पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे ही नेटवर्क में भी कंजेशन होने के चांसेस हैं और उसकी वजह से जो है पैकेट खो जाता है। ओके, एट द सेम टाइम जाहिर सी बात है, जब पूरे के पूरे नेटवर्क की बात होती है तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डिवाइस जो है वो फेलियर होने के चांसेस भी हैं, है ना। तो ऐसे ढेर सारे रीजंस को लेते हुए पैकेट लॉस होने के चांसेस हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। और फिर इसी के साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जब भी आप किसी कनेक्टिविटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो एक टीसीपी 3-वे हैंडशेक होता है। जब भी आप टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये हमने समझा था, है ना। ये समझने की कोशिश की थी कि अगर एक सेंडर एक रिसीवर के साथ या फिर एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ या फिर अगर दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होनी है तो एक 3-वे हैंडशेक जो है वो एस्टैब्लिश होता है सबसे पहले, ये हमने समझा था, है ना। और फिर ये देखा कि अगर बिना किसी लॉस के, बिना किसी पैकेट लॉस के अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वो कैसे होगा, है ना। सेंडर सबसे पहले पैकेट 0 भेजेगा और फिर रिसीवर जो है एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। हमने ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। और अगर पैकेट लॉस हो गया तो उस सिचुएशन में टीसीपी इसको कैसे हैंडल करता है, हमने ये भी समझने की कोशिश की थी, है ना। और उसी के साथ साथ जैसे ही जब पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाता है तो वहां पे आता है 4-वे हैंडशेक, है ना, क्लोज करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास जो भी कम्युनिकेशन था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, अब इस कम्युनिकेशन को टर्मिनेट कर देते हैं करके वाला मैसेज जो है दोनों डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज होता है। ओके, सो ये हमने समझा। और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की कि टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, यूडीपी एक और प्रोटोकॉल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ये समझने की कोशिश की थी, है ना। फंडामेंटली हमें क्या याद रखना है, टीसीपी रिलायबल है, बहुत ही रिलायबल है, बट स्लो भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्नॉलेजमेंट्स और अलग अलग चीजें जो है वहां पे रहती हैं बेसिकली। ओके, और यूडीपी जो है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है, वो टीसीपी से कंपैरेटिवली बहुत तेज है, बट वहां पे आपका मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओके, राइट। और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि पब्लिक आईपीस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपीस क्या होते हैं, और फिर उनके रेंजेस कैसे हैं, आईपी एड्रेस दिखता कैसे है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता क्या है, और जब आप एक प्राइवेट नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं उनके प्राइवेट आईपी एड्रेस से लेके इंटरनेट में कहीं दूर बैठे किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हमने समझने की कोशिश की थी। और वहां पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है, और उसके लिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के यूज करते हुए वहां पे एक पर्टिकुलर टेबल भी होता है ना। सो उसको नेट टेबल बोलते हैं, ये भी हमने देखा था। ओके, राइट। सो अभी तक जो है हमने नेटवर्क स्टैक के अंदर टीसीपी आईपी स्टैक जो है, जो टीसीपी आईपी लेयर्स हैं, उनमें से बेसिक लेयर सारे के सारे कवर कर लिए हमने, है ना। सो हमने बेसिकली फिजिकल लेयर देखा, डेटा लिंक लेयर देखा, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर देख लिया हमने। ओके, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो एप्लीकेशन लेयर है। ओके, और टीसीपी आईपी स्टैक में जो जिस पर्टिकुलर नेटवर्क स्टैक की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हर एक पर्टिकुलर लेयर के लिए किसी दूसरे लेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर 5 लेयर्स हैं, तो मान लीजिए इसमें आपके डिवाइस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपके डेस्टिनेशन के ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ बात कर पाए, इसके लिए क्या है हमारे पास प्रोटोकॉल्स। हर एक लेयर के लिए अपने अपने खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। और हमने ये भी समझने की कोशिश
कोशिश की थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है बेसिकली आपको एक पैकेट जो है आपके पर्टिकुलर डिवाइस में किसी एप्लीकेशन से किसी दूसरे एप्लीकेशन तक भेजता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। तो जाहिर सी बात है हम डे इन एंड डे आउट क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस यूज करते रहते हैं, है ना। अगर आप अपना मोबाइल का एग्जांपल ही ले लीजिए तो एक तरफ आपका व्हाट्सएप चलता रहेगा, दूसरी तरफ फेसबुक होगा और एक और तरफ आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते रहेंगे या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहेंगे, है ना। तो एक ही बार में आप 4-5 या प्रोबेबली उससे ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो यूज करते रहते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे एप्लीकेशंस कहां रहेंगे, आपके एप्लीकेशन लेयर में रहेंगे। ओके, और फिर यही एप्लीकेशन लेयर से जब भी आप एप्लीकेशन के द्वारा कोई मैसेज भेजेंगे, क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से गुजरते हुए, बाकी सारे लेयर से गुजरते हुए इंटरनेट के द्वारा आपके डेस्टिनेशन तक, चाहे आपके दोस्त हो या किसी कोई और पर्सन हो, है ना, तो उनके पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर उनके एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाता है। ओके, और फिर पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए वो वाला मैसेज जो है पहुंचाया जाता है ना, राइट। ओके, और फिर जाहिर सी बात है इन दोनों एप्लीकेशन लेयर्स के बीच में, मतलब आपके डिवाइस के एप्लीकेशन लेयर और आपके डेस्टिनेशन डिवाइस जो होता है उसके अंदर वाले एप्लीकेशन लेयर के बीच में कम्युनिकेशन हो, उसके लिए क्या होता है, इंटरनली कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ओके, सो जाहिर सी बात है अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिमिलरली जब आप एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो यहां पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं और अलग अलग टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप एक वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर एक ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे HTTP या HTTPS नाम का प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हम इनके बारे में आगे चलते हुए समझेंगे। ओके, और अगर आप ईमेल्स की बात कर रहे हैं तो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहा जाता है या फिर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सो IMAP, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो है वो मेल्स के लिए, अगर आप स्पेसिफिकली ईमेल भेजने की बात कर रहे हैं तो वो होता है। ओके, एंड सिमिलरली DNS नाम का एक प्रोटोकॉल होता है, FTP होता है, SSH एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच में, उसके एप्लीकेशन लेयर के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ओके, और वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो है एप्लीकेशन के मुताबिक चेंज होती रहती हैं। ओके, राइट। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले DNS से शुरू करेंगे। ओके, सो जाहिर सी बात है DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। ओके, और अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो आप कभी भी इन जनरल IP एड्रेस यूज करके सर्च नहीं करते, है ना। अगर आपको कोई चीज Amazon में ऑर्डर करनी है तो आप क्या करेंगे, amazon.com टाइप करेंगे, ना कि Amazon का IP एड्रेस, है ना। और जाहिर सी बात है द सेम थिंग अप्लाइज टू बाकी सारी चीजें भी, है ना। जैसे अगर आप गूगल ओपन करना चाहते हैं तो google.com टाइप करेंगे, गूगल का IP एड्रेस नहीं, है ना। फेसबुक के लिए भी facebook.com टाइप करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जाहिर सी बात है डे इन एंड डे आउट हम हजारों वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ढेर सारे वेबसाइट्स ओपन करते हैं और हमें बस इतना ही पता है कि जब भी हमें एक वेबसाइट ओपन करने की जरूरत पड़े हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करेंगे और उसके अंदर जो भी URL का एड्रेस बार होता है वहां पे हम टाइप करेंगे google.com या फिर कोई भी amazon.com सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। और आपका ब्राउजर जो है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हमें जो भी रिसोर्सेस चाहिए, चाहे वो एक HTML पेज हो, कोई एक इमेज हो या फिर कोई वीडियो हो, अगर आप YouTube यूज कर रहे हैं तो, है ना, तो इन रिसोर्सेस को आपके ब्राउजर के द्वारा आप रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। और फिर ये रिक्वेस्ट जाएगा कहां पे, किसी सर्वर के पास, है ना। क्यों, ये सारी की सारी रिसोर्सेज जो है, चाहे एक पर्टिकुलर HTML पेज हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी हो, वो सर्वर के अंदर होस्ट होता है, ये हम जानते हैं, है ना। तो उस सर्वर के वहां से अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो क्या होगा, उस सर्वर के IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए अगर आपको फेसबुक में अपना अकाउंट एक्सेस करना है और जैसे ही आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करेंगे ढेर सारे पिक्चर्स और वीडियोस दिखते रहेंगे आपको, है ना। तो वो सारी चीजें आती कहां से है, फेसबुक के वेब सर्वर से, है ना। फेसबुक का सर्वर जो होता है वहां से, और उस सर्वर के साथ बात करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपके ब्राउजर को क्या चाहिए होगा, एक IP एड्रेस, है ना। बट आप तो सीधा facebook.com ही टाइप कर रहे हैं। ओके, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप facebook.com टाइप करते हैं तो बैकग्राउंड में होता क्या है। ओके, राइट। सो जाहिर सी बात है IP एड्रेस टाइप करने के बजाय हम क्या करते हैं, सीधा amazon.in, google.com, facebook.com ऐसे कोई इंग्लिश वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, है ना, ना कि IP एड्रेसेस। और बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि इंसान जो है सारे के सारे नंबर्स को याद रख पाए, है ना, बहुत मुश्किल होता है। सो जाहिर सी बात है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, नेम्स याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना, उस वेबसाइट का नाम क्या है ये याद रखने की कोशिश करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल लाइफ में भी देख लें तो आप किसी को उनके आधार नंबर से तो नहीं पुकारते, है ना, राइट। अगर आपके दोस्त का नाम रमेश है तो आप कहेंगे रमेश कैसे हो करके, ऐसे नहीं कि उनका आधार नंबर बोल के ये पूछेंगे आप कि कैसे हो आप,
राइट। सो वहां पे क्या होगा कि फंडामेंटली सिमिलरली आईपी एड्रेसेस को भी याद रखना मुश्किल होता है। ओके, तो इसीलिए जो है हम वेबसाइट का नाम यूज करते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप क्या यूज करेंगे? वेबसाइट का नाम, है ना, उसका नेम यूज करते हैं, और उस नेम को आप क्या कहते हैं? यूआरएल। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीसीबीपी में फाउंडेशंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, कैसे लिखेंगे? https://ccbp.in या www.ccbp.in/foundations। ओके, तो ये पूरा का पूरा सेट जो है इसको यूआरएल कहते हैं। ओके, और इस यूआरएल में भी अलग अलग टुकड़े हैं। ओके, राइट। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ccbp.in या www.ccbp.in ले लो, तो वहां पे क्या होगा? वो जो .in वाला पार्ट है, ओके, तो उसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। ओके, और टिपिकली जब भी आप एक वेबसाइट का नाम बोलते हैं, जो भी आप वेबसाइट नेम कहते हैं, उसका मतलब बेसिकली यही होता है कि डोमेन नेम। ओके, तो आप किसी वेबसाइट के नाम को यूआरएल पुकार सकते हैं या फिर डोमेन नेम भी कह सकते हैं इसको। ओके, और वहां पे क्या है? बेसिकली .in, .org, .edu, .com ऐसे अलग अलग एक्सटेंशंस जो आखिरी वाले टुकड़े होते हैं उनको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास .in वाला टॉप लेवल डोमेन है, उसके अंदर क्या होगा? एक स्पेसिफिक डोमेन होगा। जाहिर सी बात है, एक टॉप लेवल डोमेन के अंदर ढेर सारे डोमेन नेम्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप .com वाला डोमेन ही ले लीजिए, ओके, सो .com वाला TLD या टॉप लेवल डोमेन ले लेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? google.com, गूगल एक पर्टिकुलर डोमेन है। ओके, facebook.com वो एक पर्टिकुलर डोमेन है, amazon.com एक डोमेन है। ओके, सिमिलरली instagram.com एक डोमेन है। तो ये जो .com वाला एक्सटेंशन जो होता है उसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। ओके, और उस टॉप लेवल डोमेन के अंदर ढेर सारे डोमेन नेम्स होते हैं। ओके, और वो एग्जैक्टली आपके वेबसाइट का नाम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ccbp.in, amazon.in, यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन क्या होगा? .in, और डोमेन नेम क्या होगा? ccbp या amazon एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट, अब जाहिर सी बात है, जैसे टॉप लेवल डोमेन के अंदर ढेर सारे डोमेन्स हैं, हर एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए भी कुछ अलग अलग सब डोमेन्स भी होते हैं, मतलब उनसे भी और भी स्पेसिफिक चीजें। ओके, राइट, जैसे .in है वो बहुत ही डाइवर्स हो सकता है। उसके नीचे क्या होगा? ccbp.in, मतलब आप ccbp के मुताबिक उस .in वाले टॉप लेवल डोमेन के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ccbp मिल जाएगा आपको। और उसके बाद क्या होगा? या अगर मान लीजिए आपको learning.ccbp.in एक्सेस करना है, तो ccbp.in के अंदर ढेर सारे डोमेन नेम्स हो सकते हैं, है ना, तो उसके अंदर जो डोमेन नेम्स होते हैं उनको सब डोमेन्स कहा जाता है। ओके, और आपने भी कई बार एग्जांपल्स देखे होंगे, mail.google.com या फिर photos.google.com एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, drive.google.com, ऐसे कई सारी चीजें होती है ना, तो उनको सब डोमेन्स कहा जाता है। ओके, हमने क्या समझा यहाँ पे? अगर आप एक वेबसाइट का नाम कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आप उसके यूआरएल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उसको आप एक डोमेन नेम भी कह सकते हैं। ओके, और फिर उस डोमेन नेम के अंदर क्या होता है? जो डॉट के बाद वाला जो पार्ट होता है, .in, .com, .org, .edu, ऐसे जो डॉट के बाद वाला हिस्सा है उसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। ओके, और फिर उसके आगे वाला हिस्सा जो होता है, जैसे कि ccbp हो सकता है, amazon हो सकता है, गूगल हो सकता है, इन सारी चीजों को जो है आप कहते हैं डोमेन नेम। ओके, उस टॉप लेवल डोमेन के अंदर जो डोमेन नेम होता है वो। ओके, और फिर उससे भी और भी स्पेसिफिक बात करें आप तो www.ccbp.in हो सकता है, learning.ccbp.in हो सकता है, mail.google.com हो सकता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, तो या फिर writer.uber.com हो सकता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपने कई बार देखे ही होंगे। ओके, राइट, सो जाहिर सी बात है, अगर हमें एक पर्टिकुलर डोमेन नेम चाहिए तो क्या करना होगा? इसके लिए जो है डोमेन रजिस्ट्रार्स कह के मार्केट में रहते हैं। ओके, तो बेसिकली आपने भी कई बार नाम सुना होगा, GoDaddy कह के, नेमचीप कह के, ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो डोमेन रजिस्ट्रार्स का काम करती हैं। ओके, मतलब बेसिकली आप उनके पास जाके अपने मन पसंदीदा डोमेन नेम जो भी होता है उनके पास एक रिजर्व कर सकते हैं या फिर उनके पास रेंट पे ले सकते हैं अगर वो अवेलेबल हो तो। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे एक डोमेन चाहिए abhinav.in, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सीधा GoDaddy या नेमचीप जैसे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स जो होते हैं उनके पास जाके ये चेक करने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये जो मैं .in वाले टॉप लेवल डोमेन नेम के अंदर उसके अंदर जो अभिनव नाम का डोमेन नेम चाहता हूँ क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ओके, और जैसे आप Amazon पे या फिर फ्लिपकार्ट में जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सिमिलरली आप अपने डोमेन में अगर वो अवेलेबल है आपके लिए तो उसको ले जाके कार्ट में ऐड करेंगे। फिर आप जितने दिन के लिए वो डोमेन नेम चाहते हैं अपने नाम पे, उतने दिन के लिए सब्सक्रिप्शन लेके उसको रेंट पे ले सकते हैं या फिर रिजर्व कर सकते हैं अपने नाम पे। ओके, और ये रजिस्ट्रार्स क्या करेंगे? आपके डिटेल्स के मुताबिक वो डोमेन नेम जो है वो आपके लिए एलोकेट कर देंगे।
ओके राइट राइट। सो यहाँ पे हमें बात करनी है डोमेन नेम सिस्टम्स के बारे में। ओके सो डीएनएस इसको छोटे फॉर्म में क्या कहते हैं, डीएनएस। ओके तो हमने ये समझ लिया कि डोमेन नेम होता क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है, ये सारी बातें हमने समझ ली, है ना। तो अब बात करेंगे हम डोमेन नेम सिस्टम्स के बारे में। ओके सो फंडामेंटली आपको डीएनएस के बारे में ये समझना है कि ये ग्लोबल सर्विस है। ओके मतलब फॉर एग्जांपल google.com ही ले लीजिए। ओके आप google.com को इंडिया में उपयोग कीजिए या फिर अमेरिका में उपयोग कीजिए, डजंट मैटर, वो आपको डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, है ना। दैट्स द बात, क्योंकि जब भी हम डोमेन नेम मेंशन करते हैं google.com या फिर amazon.com या फिर amazon.in कुछ भी, ओके तो जब भी हम डोमेन नेम मेंशन करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो होता क्या है कि उस डोमेन नेम के मुताबिक एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है ना। हमने ये भी जाना था कि फंडामेंटली अगर आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए तो आपको अपने ब्राउज़र के द्वारा किसी सर्वर के साथ बात करनी होगी। उस सर्वर के अंदर जो है सारे रिसोर्सेज रहते हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। और जाहिर बात है जब भी आप इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस की बात कर रहे हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है ना, तो हमें उस आईपी एड्रेस से बात करनी है। ओके और बस हम दे रहे हैं डोमेन नेम। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका डोमेन नेम है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ आईपी एड्रेस भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की तरह ले लें तो amazon.www.amazon.in की बात करें आप, सो उसका आईपी एड्रेस क्या होता है, प्रोबेबली 20.20.148.1.155। ओके ऐसे एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हो सकता है। और क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स को इंटरनेट पे आपको एक्सेस करने के लिए आपको सर्वर के साथ बात करनी पड़ेगी और सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो होता क्या है कि आपके डोमेन नेम के मुताबिक आईपी एड्रेस को मैप करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मैपिंग वाला कांसेप्ट है ये डीएनएस है। ओके तो डीएनएस ग्लोबल हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सर्विस है। ओके और आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के साथ मैप करता है और इस मैपिंग को कहते हैं रेजोल्यूशन। ओके डोमेन नेम रेजोल्यूशन जब भी आप करेंगे इतना याद रखिएगा कि आपका डोमेन नेम जो है उसके मुताबिक आईपी एड्रेस मिलने वाला है वो। ओके और इसका एक और एडवांटेज ये हो जाएगा, मान फॉर एग्जांपल आप जिस सर्वर पर आज एक्सेस करना चाहते हैं उनको एक लोकेशन कर दिया गया है। ओके तो उस लोकेशन के मुताबिक आपको एक एड्रेस मिला है और आप उस आईपी एड्रेस पर एक्सेस किया और आप सर्वर से बात करते हैं और रिजल्ट आते हैं। ओके मान लीजिए कल को सर्वर को किसी और लोकेशन पे शिफ्ट किया तो क्या होगा, उनका आईपी एड्रेस बदल जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर ऐसे चेंज करते ही रहेंगे तो इतने सारे आईपी एड्रेस को याद मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्वर से एक्सेस करने के लिए उनका नाम यूज करेंगे, है ना, google.com ऐसे डोमेन नेम यूज करेंगे। ओके तो डीएनएस क्या कर रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ सर्वर है कहां पे आप उस पर्टिकुलर सर्वर आईपी एड्रेस को और आपके पास भी डोमेन है उसको कनेक्ट करके रखता है, रिजॉल्व करके रखता है। ओके तो जब भी आईपी एड्रेस हो जाए तो उसको डीएनएस पे अपडेट किया जाता है और आपकी वजह से आप चाहे जहां पे भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करें पर्टिकुलर डोमेन को, आप हमेशा रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ओके राइट और फिर ऐसी बात है जब डोमेन नेम की बात है तो डोमेन नेम भी सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर जा रहा है डीएनएस सर्वर। ओके तो इसमें जो है पांच टाइप के होते हैं। ओके एक होता है रूट नेम सर्वर, एक होता है डीएनएस सर्वर, एक होता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, एक होता है कैशिंग और एक होता है रिकर्सिव नेम सर्वर। ओके तो ये पांच कैटेगरी डीएनएस सर्वर्स होते हैं। ओके और अगर हम इसमें कोशिश करेंगे तो सबसे ऊपर क्या है, रूट डीएनएस सर्वर। ओके और रूट डीएनएस सर्वर है आपको मिलेंगे डीएनएस नेम सर्वर, मतलब .com ऐसे जो हमने देखे डॉक्यूमेंट। ओके तो वो रूट डीएनएस सर्वर से आते हैं। ओके और फिर वहां से क्या होता है कि ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर निकलते हैं। ओके जैसे कि मान लो एग्जांपल अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं। ओके मान लीजिए yahoo.com मेंटेन कर रहा है, amazon.com वाले कंट्रोल वाले डीएनएस सर्वर्स होते हैं, tbs.org, quality.edu, umass.edu ऐसे अलग-अलग टाइप के सेट ऑफ डोमेन सर्वर्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ बॉडीज मेंटेन करती हैं वो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर कहा जाता है इनको। राइट ओके सबसे ऊपर क्या होता है डीएनएस सर्वर और उनमें से आती है टीएलडी नेम सर्वर, क्योंकि वहां पे टॉप लेवल डोमेन मेंटेन की जाती है ना। और फिर उनके अंदर निकलते हैं हमारे ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, जैसे हमारे डॉट के अंदर ये सारे डोमेन्स होते हैं। सिमिलरली टीएलडी नेम सर्वर जो टॉप वाले .org वाले जो डीएनएस सर्वर होते हैं उनमें से भी ढेर सारे ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स निकलते हैं। ओके और यही नहीं आप ऐसा समझते हैं कि ये टिपिकल डीएनएस रेजोल्यूशन होता कैसे है। ओके
राइट। सो हमारे पास क्या है, हमारा रिक्वेस्टिंग पोर्ट है, जो बेसिकली आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है या फिर आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मान लीजिए जब आपने learning.ccpp.in एक्सेस करने की कोशिश की, ओके, अपने वेबसाइट आपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अल्टीमेटली आपके ब्राउज़र को क्या चाहिए, आप कुछ रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिसोर्स एक सर्वर के अंदर होता है और आपके ब्राउज़र को क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। ओके, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, जब भी आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे learning.ccpp.in से कोई ना कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका लोकल डीएनएस सर्वर होता है। ओके, तो जैसे हमारे पास रूट डीएनएस सर्वर्स होते हैं, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स होते हैं, ऐसे अलग-अलग डीएनएस सर्वर्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट जो है आपके यहीं पे होने वाले एक लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाता है। ओके, तो आपका ब्राउज़र जो है आपके डिवाइस के लोकल डीएनएस सर्वर के साथ बात करता है। ओके, और आपकी तरफ से ये लोकल डीएनएस सर्वर जो है बाकी सारे डीएनएस सर्वर के साथ बात करते हुए आपको जो भी रिसोर्स चाहिए उसको लेके आता है। ओके, और प्रोसेस के मुताबिक होता ये है कि आपके ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगा, लोकल डीएनएस सर्वर पे जाएगा। ओके, और लोकल डीएनएस सर्वर जो है सबसे पहले जाएगा रूट डीएनएस सर्वर। क्यों? क्योंकि वहां पे मान लीजिए .in है हमारे पास, है ना, लर्निंग है, ccpp है और .in है। ओके, तो सबसे पहले .in को चेक करेंगे, राइट मोड से शुरू करेंगे, तो .in को चेक किया जाएगा और रूट डीएनएस सर्वर से बात करेंगे। देखिए ये जो learning.ccpp.in वाला रिसोर्स है ये मुझे चाहिए करके। ओके, रूट डीएनएस सर्वर ये कहेगा कि आपको टॉप लेवल डोमेन से बात करनी है, मतलब जो भी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है उससे बात करनी है, आप वहां पे जाइए करके उसकी तरफ रिडायरेक्ट करेगा। ओके, तो लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए learning.ccpp.in वाला रिक्वेस्ट जो है उसको लेके जाएगा TLD डीएनएस सर्वर के पास। क्यों? क्योंकि वहां पे .in है। ओके, क्यों वहां पे .in को आइडेंटिफाई करते हुए ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से अथॉरिटेटिव सर्वर पे जाना है करके। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे .in को हमने TLD में आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। TLD क्या करेगा, हर बार TLD के नीचे, TLD से नीचे क्या होगा, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होते हैं, ये हमने अभी देखा था, है ना। तो अथॉरिटेटिव डीएनएस ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो .ccpp.in वाला पार्ट है वो हिस्सा मिलेगा कहां पे। ओके, तो उसके मुताबिक लोकल डीएनएस सर्वर को इंफॉर्मेशन मिलेगी। लोकल डीएनएस सर्वर जो है फिर से learning.ccpp.in वाले रिक्वेस्ट को लेते हुए ccpp.in वाले अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर तक पहुंचेगा और फिर ये चेक करेगा कि ये जो learning.ccpp.in वाला सब डोमेन है उसका आईपी एड्रेस क्या है करके। ओके, और फिर जैसे ही वहां से आईपी एड्रेस मिलेगा उस आईपी एड्रेस को लाके आपके ब्राउज़र पे दे देगा। राइट, तो यहाँ पे देखने में ये बड़ा प्रोसेस लग रहा है, बट फंडामेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने www.google.com या फिर learning.ccpp.in जैसे ही आपने अपने ब्राउज़र में टाइप किया, आपको मिली सेकंड्स में ही या फिर कुछ सेकंड्स में ही आपका रिस्पॉन्स मिल जाता है ना। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी वेबसाइट आप देखना चाहते हैं, वो बहुत ही कम टाइम में आपको दिख जाता है, बट बैकग्राउंड में ये सारा प्रोसेस होते रहता है। ओके, सो यहाँ पे दो और टाइप के डीएनएस सर्वर्स के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, रिकर्सिव और कैशिंग। ओके, सो जो हमने 5 डिफरेंट टाइप के डीएनएस सर्वर्स के बारे में लिखा था, उनमें से जो बाकी 2 है रिकर्सिव और कैशिंग। ओके, और हमने क्या जाना था अभी तक, जो टिपिकल प्रोसेस होता है हमारा, जब भी आप एक पर्टिकुलर ब्राउजर से कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट लॉन्च करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपका लोकल डीएनएस जो है रूट पे जाएगा, फिर उसके बाद टीएलडी पे जाएगा, फिर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे जाएगा, और रिकर्सिवली जाके आइडेंटिफाई करके आपको जो भी आउटपुट चाहिए उसको लेके आएगा, है ना। और एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और स्टेप इन्वॉल्व होता है। ओके, दैट्स बात है, हर बार जब आप वही वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो हर बार इन सारे सर्वर से बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो होगा क्या कि जैसे ही इसको आईपी एड्रेस पता चल जाता है, तो क्या होता है कि आपका डीएनएस सर्वर क्या करता है कि जैसे ही आपको आईपी एड्रेस पता चल गया, है ना, तो उसको मैपिंग का, जिस पर्टिकुलर डोमेन नेम के मुताबिक जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उसको मिला है, इन दोनों की मैपिंग जो है इसको कैशे में स्टोर कर दिया जाता है। कैश भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो मान लीजिए आपने learning.ccpp.in को रिक्वेस्ट किया। ओके, तो वो सीधा जाके आपके रिकर्सिव नेम सर्वर या भी जो भी पर्टिकुलर डोमेन नेम सर्वर होता है वहां पे जाएगा। ओके, और अगली बार जब भी आप इसको रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, होगा क्या, क्योंकि सेम डोमेन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आईपी एड्रेस जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैश से निकाल के सारा का सारा डिटेल्स जो है आपको दे दिया जाएगा। ओके, राइट। सो अगली बार जब भी आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, एज आई जस्ट सेड, है ना, तो डायरेक्टली आपके आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करके जो भी स्टोर्ड कैशे के अंदर इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है।
ओके राइट। सो इसका एडवांटेज क्या होगा कि टेम्पररीली कैशेड इन्फो जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कैश के अंदर स्टोर किया हुआ है, वो एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। ओके सो इसके लिए भी टीटीएल्स मेंशन किए जाते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है इसके मुताबिक जो आईपी एड्रेस वाली मैपिंग जो रेजोल्यूशन हो रखी है, इसको कितने दिनों तक रखना है या फिर कितने सेकंड्स तक रखना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके सो उस टीटीएल के मुताबिक जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर कैशिंग रिकर्सिव नेम सर्वर के अंदर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जानी चाहिए वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। ओके राइट। सो बेसिकली द होल डीएनएस कम्युनिकेशन है ना, ये जो डीएनएस सर्वर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रही है, तो वहां पे क्या होगा, डीएनएस प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। ओके और फिर बेसलाइन की तरह डीएनएस प्रोटोकॉल को यूज किया जाएगा। और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात जब आती है, क्यों, क्योंकि यहां पे एप्लीकेशन लेयर के लेवल पे डीएनएस प्रोटोकॉल यूज होता है दो पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर्स के बीच में। ओके और अगर एक स्टेप नीचे जाके अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे तो वहां पे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीमली फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत ही तेजी कम्युनिकेशन होता है आपके दो डीएनएस सर्वर्स के बीच में। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसी कई सारी चीजों की वजह से जो है, एक तो है यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। क्यों, एक तो है वो कनेक्शनलेस है, मतलब आपको कोई हैंडशेक क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी 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 फास्ट। ओके और यूजुअली एक सिंगल रिक्वेस्ट रिस्पांस में ही आपका डीएनएस जो है सारा का सारा काम कंप्लीट कर लेता है। ओके फॉर एग्जांपल अगर आपका एक डीएनएस रिक्वेस्ट फेल हो गया तो वहां पे घबराने की बात कोई नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूअसली डीएनएस रिक्वेस्ट को भेजे जाते हैं, और अगर उनमें से एक का भी रिस्पांस आ गया तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। ओके राइट। सो डीएनएस रिकॉर्ड्स जो होते हैं, यहाँ पे डीएनएस सर्वर्स की बात जब आती है तो डीएनएस सर्वर्स कैसे काम करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये हमने समझ लिया है ना। और इन डीएनएस सर्वर्स में जो है समथिंग कॉल्ड एज डीएनएस रिकॉर्ड होता है। ओके ये डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, और ये रिकॉर्ड जो है बेसिकली आपके किसी डोमेन के मुताबिक और उसके होस्ट नेम के मुताबिक, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके रखती है। ओके राइट। सो डीएनएस सर्वर्स के बीच में जैसे ही अगर कम्युनिकेशन होने की बात होती है तो वहां पर क्या होगा, उस कम्युनिकेशन को और बढ़ावा देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जो है एक डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ओके उस डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर जो है आपका डोमेन क्या है, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, होस्ट नेम क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ऐसे अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको स्टोर किया जाता है वहां पे। ओके और फिर ऐसे रिकॉर्ड्स जो है, डीएनएस रिकॉर्ड्स की बात जब आती है तो वहां पे अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, आपका डीएनएस रिकॉर्ड टाइप जो है वो बदल जाता है। ओके सबसे पहले क्या आएगा, रिकॉर्ड टाइप ए होता है, जहां पे आप स्पेसिफिकली IPv4 एड्रेसेस को मैप करने की कोशिश करते हैं। ओके अगर आपके पास एक डोमेन नेम है और आप उसको किसी आईपी एड्रेस के साथ मैच करना चाहते हैं तो ये आईपी एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे सिंगल ए रिकॉर्ड टाइप में IPv4 होगा। ओके और हमने IPv4 के बारे में समझा था। ओके तो फंडामेंटली ए रिकॉर्ड टाइप जो होता है वो एक एड्रेस मैपिंग रिकॉर्ड होता है। ओके किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को किसी डोमेन नेम के साथ मैप करने के लिए। ओके सिमिलरली अगर आप IPv6 की बात करेंगे, आईपी वर्जन 6 जब आता है, ओके तो वहां पे क्या होता है, 4 एस वाला रिकॉर्ड आता है, डबल ए रिकॉर्ड बोल सकते हैं इसको आप। ओके सो एक डोमेन नेम को अगर आप किसी IPv6 आईपी एड्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं तो डबल ए या फिर 4 एस वाला रिकॉर्ड टाइप जो है वो यूज कर सकते हैं आप। ओके एक और रिकॉर्ड टाइप होता है जो कि कहलाता है सी नेम रिकॉर्ड। ओके मान लीजिए आपने एक डोमेन नेम बनाया, आपकी कंपनी का नाम मान लीजिए इनिशियली सम XYZ कंपनी था। ओके बाद में क्या हुआ कि आपने उसको ABC कंपनी बना लिया। ओके तो अब आप जाहिर सी बात है xyz.com तो यूज नहीं करेंगे, है ना, तो उसके लिए आपने abc.com यूज करना शुरू कर दिया। ओके बट आपके कस्टमर्स को, ढेर सारे कस्टमर्स को सिर्फ xyz.com ही पता है, तो ऐसे सिनारियोस में जो है जाहिर सी बात है जब भी आपके कस्टमर्स xyz.com विजिट करना चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि XYZ से सीधा वो abc.com तक पहुंच जाए, है ना। तो ऐसे रीडायरेक्शन के लिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी कस्टमर को अपने किसी डोमेन से किसी दूसरे डोमेन में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे सी नेम रिकॉर्ड। ओके डीएनएस रिकॉर्ड्स में सी नेम रिकॉर्ड जो है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके और मान लीजिए अगर आप अपने डोमेन को किसी ईमेल सर्वर की तरह यूज करना चाहते हैं, ओके तो उसके लिए जो है वहां पे आप MX रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, जहां पे आप मेल सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन कहां डिलीवर करना है, ऐसी अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ओके ए टाइप रिकॉर्ड क्या है, IPv4 के लिए, डबल ए या फिर 4 जो है IPv6 के लिए है। अगर आप रीडायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एक डोमेन से किसी दूसरे डोमेन तक रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सी नेम वाला रिकॉर्ड आता है। ओके अगर मेल्स की बात आती है, ईमेल
ईमेल्स की तो MX रिकॉर्ड होता है, ओके, मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। ओके, सिमिलरली नेम सर्वर रिकॉर्ड्स होते हैं, NS रिकॉर्ड होता है। ओके, मान लीजिए अगर आपके डोमेन के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको आप कहीं और स्टोर करना चाहते हैं, किसी और सब डोमेन में स्टोर करना चाहते हैं, तो होता है नेम सर्वर रिकॉर्ड। ओके, सिमिलरली TXT रिकॉर्ड कहते हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड। ओके, ये बेसिकली मशीन रीडेबल डेटा रखता है। ओके, इसका एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए आपने एक कंपनी सेटअप किया और आप चाहते हैं कि आप उस कंपनी के लिए एक मेल सर्वर मेंटेन करना चाहें, एक डोमेन चाहिए आपको मेल आईडीज मेंटेन करने के लिए। ओके, तो क्या करेंगे आप, सीधा मान लीजिए आपने गूगल से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के डोमेन नेम के मुताबिक कुछ ईमेल्स चाहिए करके। ओके, और फिर वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उनको डाउट आ सकता है कि आपका डोमेन वैलिड है या नहीं। ओके, तो ऐसे अपने डोमेन को वैलिडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक TXT रिकॉर्ड बनाएंगे जिसके अंदर आपका डोमेन नेम होगा, उसी के साथ साथ गूगल के द्वारा मिला हुआ जो भी पर्टिकुलर वेरिफिकेशन टोकन होता है वो वहां पे रखेंगे आप। ओके, तो अगली बार जब भी आप गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो क्या होगा, गूगल आपके टोकन को देख के ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये जो डोमेन नेम है आपके पास, इसको ईमेल्स मेंटेन करने की, ईमेल डोमेन नेम्स को मेंटेन करने की परमिशंस हैं और ये वैलिड है करके उस टोकन के मुताबिक आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, और फिर उसके मुताबिक जो रेलेवेंट रिसोर्सेस आपको चाहिए वो मिलती जाएंगी, है ना, राइट। सो जाहिर सी बात है ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ओके, अभी बस इतने लेवल तक समझ लीजिए, ये बहुत है। ओके, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे एज ए डेवलपर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में इन डिटेल आप और भी समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बस अभी के लिए इतना मान लीजिए कि डोमेन नेम सर्वर के लिए, DNS के लिए जो है एक सेट ऑफ रिकॉर्ड टाइप्स होती हैं। ओके, उन रिकॉर्ड टाइप्स का पर्पस क्या है, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स होती हैं, बस इतना मान लीजिए। ओके, राइट। चलिए, अभी तक हमने DNS के बारे में बात किया था, है ना, और टिपिकली जब भी आप देखें तो इन जनरल हम ढेर सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, है ना, चाहे आप अपना मोबाइल ले लीजिए या फिर अपना लैपटॉप ले लीजिए, ढेर सारे एप्लीकेशंस डे इन एंड डे आउट हम यूज करते ही रहते हैं। ओके, और टिपिकली ये जो एप्लीकेशंस हैं ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में चलते हैं। ओके, इसको समझते हैं बेसिकली। ओके, तो होता ये है कि यूजर्स जो है या फिर अपना एप्लीकेशन ले लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, वो क्लाइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए करके एक रिक्वेस्ट कर रहा है ना, और फिर रिस्पॉन्स क्या आएगा, सीधा सर्वर से आएगा, है ना, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो चलता है यहाँ पे। ओके, और फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिसोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं, आपको HTML डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स चाहिए होंगी तो वो एक रिसोर्स हो जाएगा, है ना, वेब ब्राउजर्स होती हैं जो कि क्लाइंट्स कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सारे की सारे रिक्वेस्ट जो है वो वेब ब्राउजर के द्वारा भेज रहे हैं। ओके, राइट। ब्राउजर जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, गूगल क्रोम है, आपका फायरफॉक्स हो सकता है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के वेब ब्राउजर्स हो सकते हैं। और सिमिलरली वेब सर्वर्स भी होती हैं, है ना, सर्वर्स एक कैटेगरी है और सर्वर्स के अंदर स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस के लिए वेब सर्वर्स होती है ना, तो वहां पे वेब सर्वर्स जो है जैसे कि अपाचे हो सकता है, Nginx हो सकता है, ऐसे अलग अलग टाइप के वेब सर्वर्स जो है उनके अंदर आपके जो भी रिसोर्सेज चाहिए, है ना, आपको जो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए उनको वहां पे स्टोर किया जाता है। ओके, और इस वेब ब्राउजर और वेब एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को बरकरार रखने के लिए अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की जरूरत होगी, ये हमने पहले ही समझा था, है ना, और DNS के लिए DNS प्रोटोकॉल्स जैसे होते हैं। सिमिलरली एप्लीकेशंस के बीच में बात करने के लिए HTTP और HTTPS एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो है उनको यूज किया जाता है। ओके, और ये फंडामेंटली HTTP और HTTPS जो है फंडामेंटली TCP पे डिपेंड करती है। ओके, और TCP क्या है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। ओके, राइट। सो टिपिकली ये ऐसा होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है। ओके, एक तरफ होते हैं आपके क्लाइंट्स, जहां पे वो क्लाइंट जो है आपका ब्राउजर हो सकता है, आपका कोई मोबाइल डिवाइस हो सकता है, लैपटॉप और भी टैबलेट्स, ऐसी अलग अलग डिवाइसेस जो है जहां से आप कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट में किसी सर्वर के साथ। ओके, तो जहां से आप रिक्वेस्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको क्लाइंट कहा जाएगा। ओके, और वो क्लाइंट के साथ क्या कनेक्टेड होगा, इंटरनेट, क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और इंटरनेट के द्वारा किसी सर्वर से बात करेगा। ओके, स्पेसिफिकली वेब सर्वर्स जैसे कि अपाचे, Nginx एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, और ये वेब सर्वर्स जो है बेसिकली वेब ऑब्जेक्ट्स को होस्ट करती हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का URL होता है, स्पेसिफिक URL होता है। ओके, तो हमने क्या समझा था, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज जो है सर्वर्स के अंदर होते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना, और वेब्स के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, चाहे वो एक HTML पेज हो, जावास्क्रिप्ट फाइल हो, कुछ भी हो, है ना, वो सारी की सारी चीजें कहां पे होंगी, वेब सर्वर के अंदर होंगी। और वेब सर्वर में वो पर्टिकुलर रिसोर्स कहां पे है एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक रिसोर्स को एक URL दिया जाता है।
ओके। और वेब सर्वर जो है बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन रहता है और उसके आईपी एड्रेसेस भी फिक्स्ड होते हैं। ओके, जाहिर सी बात है, जब भी उसको एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट आएगी तो वो प्रोसेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि एग्जैक्टली वो रिसोर्स कहां पे है। अगर रिसोर्स एग्जिस्ट करता है तो रिसोर्स को भेज दिया जाएगा, वरना क्या कहेंगे, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है करके एक रेस्पॉन्स भी भेज दिया जाएगा। ओके, राइट। और फिर हम ये जानते हैं कि फंडामेंटली अगर आप एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन एक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ओके, और प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोर्ट्स यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली HTTP प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, और HTTP प्रोटोकॉल जो है फंडामेंटली 80 नाम के पोर्ट पे चलता है। ओके, पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। ओके, और जब भी आप एक आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे आपके ब्राउजर में, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो मेंशन नहीं करते हैं तो 80 जो है डिफॉल्टली उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, बेसिकली होता ही है कि जब आप एक रिक्वेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक आईपी एड्रेस आपने दे दिया, और क्योंकि आपका ब्राउजर जो है एक वेब एप्लीकेशन है और वेब एप्लीकेशन में कहां पे होगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर एप्लीकेशंस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP। ओके, तो HTTP बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाता है और उसके लिए डायरेक्टली 80 नाम का पोर्ट जो है वो भी एलोकेट हो जाता है। ओके, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक सीधा आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे तो बैकग्राउंड में उसको 80 वाला पोर्ट जो है वो अप्लाई हो ही जाता है। ओके, राइट। सो टिपिकली व्हेन यू लुक एट इट, तो हमारे पास सर्वर्स है ना, स्पेसिफिकली वेब सर्वर्स, और ढेर सारे पॉपुलर वेब सर्वर्स हो सकते हैं, अपाचे है, nginx है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो सारे के सारे पोर्ट 80 पे रन करते हैं, है ना। और उनको मान लीजिए कोई भी रिक्वेस्ट आ गया रिसोर्स के लिए। ओके, अगर रिसोर्सेज जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो बेसिकली इमेजेस, वीडियोस, अगर ये सारी की सारी चीजें उन्हीं पर्टिकुलर वेब सर्वर के अंदर हैं, तो क्या होगा, जैसे ही रिक्वेस्ट आया उस रिसोर्स को निकालेंगे और उस रिसोर्स को रिस्पॉन्स की तरह जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट से हमें रिक्वेस्ट मिला है उस क्लाइंट तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आ जाता है किसी ट्रांजैक्शन को लेके, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा को मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई प्रोसेसिंग करनी है, ऐसे कोई चीज आ गई, तो आपका वेब सर्वर क्या करेगा, उसके बैकएंड में एक और एप्लीकेशन सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर। ओके, और ये बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर जो है रिलेवेंट एलिमेंट्स के साथ बात करता है। फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस ले लीजिए। ओके, सो मान लीजिए आपने एक रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे एक अकाउंट बनाना है करके। ओके, और अकाउंट बनाने वाला फीचर जो है आपके वेब सर्वर के पास डायरेक्टली नहीं है, तो क्या करेगा, उसको बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर तक भेजेगा आपके रिक्वेस्ट को। ओके, और बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, सीधा डेटाबेस से बात करके वहां पे जो भी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग होनी है वो प्रोसेसिंग करवा के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है कि देखिए आपका अकाउंट बन गया करके जो भी मैसेज मिलना चाहिए हमें, वो सीधा लाके आपके वेब सर्वर को देगा और आपका वेब सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करेगा आपके क्लाइंट को। ओके, टिपिकली ऐसी फंक्शनलिटी चलती है। ओके, और फिर जाहिर सी बात है अगर आप एक URL को लेंगे, URL क्या है, बेसिकली हमारे किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने का जरिया, है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट, चाहिए आप उसको इमेज की तरह कंसीडर करें या फिर एक HTML हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी हो, हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर वो एक सर्वर पे है तो उसका एक यूनिक पाथ, मतलब एक URL होता है उस वेब सर्वर पे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फाउंडेशंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं CCPP के अंदर। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले URL मेंशन करेंगे, है ना, जो भी वेबसाइट का URL देना चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे, https:// ये स्पेसिफिकली क्या होगा, आपका प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है कि हाँ ये वेब एप्लीकेशन की तरफ जा रहा है करके, है ना। HTTP हो सकता है, HTTPS हो सकता है। ओके, इसके बाद क्या होगा, हम डोमेन नेम या IP एड्रेस मेंशन करेंगे, है ना, https:// www.ccpp.in। ओके, हम उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के अंदर जाके, डोमेन नेम क्या करेगा, वहां पे बैकग्राउंड में क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा, और जो पर्टिकुलर IP एड्रेस चाहिए, जिस पर्टिकुलर सर्वर का IP एड्रेस चाहिए वो आइडेंटिफाई होगा। ओके, और फिर उस IP एड्रेस के सर्वर के अंदर हमें किस लोकेशन पे जाके रिसोर्सेस लेने हैं वो मेंशन करेंगे हम, वो एक्स्ट्रा स्लैश के बाद। स्लैश फाउंडेशंस का मतलब क्या होगा, उस IP एड्रेस वाले सर्वर के अंदर जाके जो भी फाउंडेशंस वाला पार्ट है उसको एक्सेस करना है करके। ओके, सो टिपिकली अगर आप एक URL को देखेंगे तो ये सारे टुकड़े होते हैं इसमें। ओके, और फिर जाहिर सी बात है यहां पे हमने क्या देखा था, टिपिकली जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे वहां पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है ये अप्लाई होता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। तो क्लाइंट क्या करेगा, रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा और सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के मुताबिक जो भी रेस्पॉन्सेज देने हैं वो रेस्पॉन्सेज दे देगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट जो भी मैसेजेस भेजता है रिक्वेस्ट करते हुए उनको रिक्वेस्ट मैसेजेस कहते हैं।
ओके और सर्वर जो भी जवाब देता है उसको रेस्पॉन्सेस कहते हैं। ओके सो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल की तरह होता है। ओके राइट, सो जाहिर सी बात है जब आप रिक्वेस्ट की बात करते हैं हम जानते हैं कि HTTPS जो है वो एक HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है। ओके और स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि HTTP रिक्वेस्ट की बात जब आती है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट का हेडर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट की बॉडी। ओके रिक्वेस्ट हेडर के अंदर जो है फंडामेंटली कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये रिक्वेस्ट किस बारे में है करके। ओके होस्ट होता है, होस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली आपका डोमेन नेम। ओके सो रिक्वेस्ट हेडर के अंदर जो है रिक्वेस्ट किस चीज के बारे में है उसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन होता है। ओके कौन से होस्ट से शुरू किया है, developer.mozilla.org या फिर learning.ccbp.in, कहां तक पहुंचना है ये बताता है। ओके कौन से मेथड में, हम मेथड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके गेट मेथड हो सकता है, पोस्ट मेथड हो सकता है, डिलीट मेथड हो सकता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके और फिर उसके बाद पाथ, कौन से रिसोर्स तक पहुंचना है उस पर्टिकुलर होस्ट में ये आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। ओके स्पेसिफिकली जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स है उसका पाथ होना चाहिए /foundation/application/ समथिंग लाइक दैट, है ना। और फिर उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहेगा, है ना। किस वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल के मुताबिक आप ये रिक्वेस्ट लॉन्च कर रहे हैं ये बताता है। ओके HTTP वर्जन फॉर एग्जांपल HTTP/1.1 1.1 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके और फिर अगर आप HTTP के पूरे रिक्वेस्ट मैसेज फॉर्मेट को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें रिक्वेस्ट लाइन होता है जिसके अंदर आपका HTTP मेथड मतलब गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, कोई और मेथड है, ये होता है उसके अंदर। ओके उसी के साथ साथ आपका वहां पे क्या होता है, HTTP वर्जन होता है HTTP 1.1 करके। ओके और फिर उसी के साथ साथ क्या होगा, जो पाथ चाहिए आपको, जो रिसोर्स का पाथ है वो मेंशन किया जाता है। ओके इसी के साथ साथ क्या होता है कि रिक्वेस्ट हेडर्स नाम की कुछ चीजें होती हैं। ओके मान लीजिए आप अपने रिक्वेस्ट के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं अपने सर्वर को, मतलब मुझे इंग्लिश वाले इंफॉर्मेशन चाहिए और उसका यूजर एजेंट मैं फलाना नाम के ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और कंटेंट लेंथ इतना है करके, ऐसी अलग अलग चीजें जो है वो मेंशन करते हैं हम रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर। ओके और फाइनली उसके नीचे क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी। ओके उस बॉडी के अंदर हम जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो वाला इंफॉर्मेशन होगा। ओके फॉर एग्जाम्पल बुक ID 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके सो इन पूरी की पूरी चीज को क्या कहते हैं हम, HTTP का मैसेज फॉर्मेट। ओके राइट, सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, गेट मेथड या HTTP मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो टिपिकली अगर आप देखेंगे तो HTTP में 4 टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट, तीसरा होता है पुट और फाइनली डिलीट। ओके अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा सर्वर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो डेटा उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, गेट मेथड अप्लाई किया जाएगा। ओके मान लीजिए आप एक ब्लॉग को विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे गेट मेथड यूज करके मुझे फलाना पर्टिकुलर URL जो है, इस URL के मुताबिक वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो गेट करो, ये ऐसे करके आप कह सकते हैं। ओके और अगर मान लीजिए आप एक नया कुछ चीज क्रिएट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर तो आप क्या यूज करेंगे, पोस्ट। पोस्ट बेसिकली कोई भी नया डाटा क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं आप। ओके और अगर मान लीजिए डेटा एग्जिस्ट करता है बट आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ओके फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा रिक्वेस्ट मेथड जाएगा वहां पे, पुट, क्योंकि डेटा एग्जिस्ट करता है उसको रिप्लेस करने की बात हो रही है ना। और अगर मान लीजिए पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को आप डिलीट कर देना चाहते हैं तब आप डिलीट वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके राइट, सो हमारा रिक्वेस्ट चला गया, सर्वर को सब कुछ समझ आ गया, सर्वर रेस्पॉन्स देता है ना। तो रेस्पॉन्स मैसेज भी समझ लेते हैं। ओके तो सबसे पहले जब भी आपका सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा तो उसमें क्या होगा, जिस प्रोटोकॉल वर्जन के मुताबिक आपने रिक्वेस्ट लॉन्च की है वही प्रोटोकॉल वर्जन मेंशन किया जाएगा। ओके उसी के साथ साथ आपके रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है ये आइडेंटिफाई करते हुए उसका आइडेंटिफिकेशन कोड होगा जिसको हम स्टेटस कोड कहते हैं, और फिर स्टेटस एग्जैक्टली है क्या, उस कोड का मतलब क्या है ये मेंशन करता है स्टेटस मैसेज के अंदर। ओके सो सबसे पहला लाइन जो है आपके रिस्पॉन्स मैसेज के अंदर, सबसे पहला लाइन क्या होता है, स्टेटस लाइन होता है जिसके अंदर प्रोटोकॉल होगा, स्टेटस कोड होगा, उसी के साथ साथ स्टेटस मैसेज भी होता है। ओके और फिर जाहिर सी बात है जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर्स थे सिमिलरली रिस्पॉन्स हेडर्स भी होते हैं। अगर आपका सर्वर आपके क्लाइंट को कुछ बोलना चाहता है, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स बताना चाहता है तो वो जो है रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर होगा। और फाइनली आपने जिस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया है उस रिसोर्स को आप रिस्पॉन्स मैसेज बॉडी के अंदर भेज के देंगे आप। ओके राइट, सो
हमने रेस्पॉन्स कोड्स के बारे में भी देखा था, है ना। तो स्पेसिफिकली आपका HTTP रेस्पॉन्स जो है बेसिकली ये बताता है कि आपके रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है करके। ओके, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करने वाला रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर में भेजा। ओके, और सर्वर क्या करेगा, अगर एग्जिस्टिंग करता है, अगर वो पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल है आपके लिए, तो उसी प्रकार जो भी पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देना है उसको वो रेस्पॉन्स देगा, स्टेटस बताएगा कि हाँ आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गया करके, ओके, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है करके, एंड फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर देगा, है ना। तो स्पेसिफिकली सर्वर की बारी जब आती है तो वो 5 कैटेगरीज के रेस्पॉन्सेस जो है, रेस्पॉन्सेस या स्टेटस जो है वो बताता है। ओके, सो रेस्पॉन्स हेडर्स के अंदर जो है फंडामेंटली आपका स्टेटस इंफॉर्मेशन होता है ना। तो वहां पे क्या होगा कि 5 कैटेगरीज होती हैं, 1xx 2xx 3xx 4xx एंड 5xx करके। ओके, तो 1xx जो है अगर आपका सर्वर आपके क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है तो वो मेंशन करेगा, 100 101 102 ऐसे नंबर्स होते हैं वहां पे। ओके, और अगर सक्सेसफुल हो गया, मतलब अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो 2xx सीरीज मतलब 200 201 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं और अगर आपको 200 ओके वाला मैसेज मिलता है तो इसका मतलब क्या है, आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है करके। ओके, अगर रीडायरेक्शन की बात होती है, मतलब जिस पर्टिकुलर सर्वर को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो उस लोकेशन पे नहीं किसी और लोकेशन पे अवेलेबल है, तो वो रीडायरेक्शन जो है 3xx वाला सीरीज 300 301 350 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे अलग अलग टाइप के नंबर्स जो है उनके साथ साथ मेंशन किया जाता है। ओके, सिमिलरली अगर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बट आपकी तरफ से कोई गलती है, आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश की है अगर वो रिक्वेस्ट खुद ही गलत है तो क्या होगा, आपको 4xx वाला एरर आएगा। 404 नॉट फाउंड आपने कभी देखा होगा, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक यूआरएल दे दिया और वो यूआरएल जो है जिसके अंदर वो पाथ जो है वो पाथ गलत है। ओके, फाउंडेशन स्लैश एप्लीकेशंस पे जाना था, आपने फाउंडेशन स्लैश समथिंग एल्स पे लिख दिया। ओके, तो क्या होगा, वहां पे अवेलेबल नहीं है, आपका रिक्वेस्ट गलत है, तो इसकी वजह से क्या करेगा आपका सर्वर, स्पेसिफिकली ये बता देगा कि क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट आया है वो गलत है करके। ओके, उसी के साथ साथ एक नंबर दे देगा 4xx वाले सीरीज में। ओके, आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा 404 नॉट फाउंड करके। ओके, सिमिलरली अगर सर्वर की तरफ कोई गलती है, मतलब सर्वर ऑफलाइन है या फिर कोई डैमेज हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि सर्वर की तरफ से एरर्स को बताने के लिए 5xx वाला सीरीज जो है वो मेंशन किया जाएगा। ओके, सो फंडामेंटली जब भी आप एक HTTP रेस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो रेस्पॉन्स में मैसेज हेडर के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिकली एक रेस्पॉन्स कोड होगा जो बताएगा कि कौन सा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कौन सा स्टेटस है आपका। ओके, उसी के साथ साथ कंटेंट टाइप भी होता है, मतलब आप HTML टेक्स्ट ले रहे हैं, इमेज है तो कौन से टाइप का इमेज है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है आपके HTTP रेस्पॉन्स मैसेज के अंदर आ जाता है। ओके, राइट। सो जनरली अगर आप एक पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए वर्डप्रेस या फिर फेसबुक को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वहां पे आप सिर्फ एक वेब पेज को नहीं उसके अंदर अलग अलग टुकड़ों को एक ही साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर वहां पे एक वीडियो चल रहा है तो वीडियो के लिए अलग पर्टिकुलर सर्वर हो सकता है। ओके, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिख रही हैं तो एड्स के लिए अलग टाइप का सर्वर होता है। ओके, और अगर आपको पूरे के पूरे लेआउट के बारे में बात करें तो उसका एक अलग होता है ना। आपके वेब पेज में हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट जाने की चांसेस हैं। ओके, तो वो एक टिपिकल टेक्स्ट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ओके, और डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टाइप के रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप के सर्वर्स तक पहुंच जा सकती हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट्स की बात आएंगी तो एक एड सर्वर हो सकता है। ओके, वीडियोस की बात आती है तो वीडियो सर्वर हो सकता है, और ये इमेजेस जो है, टेक्स्ट जो है, आपका पेज जो है, पूरी की पूरी चीजें जो है सीधा जा सकती हैं वेब सर्वर के अंदर, है ना। ऐसे अलग अलग सिनेरियोस में अलग अलग रिसोर्स रिक्वेस्ट के मुताबिक डिफरेंट सर्वर्स तक पहुंचती हैं रिक्वेस्ट। ओके, राइट। सो हमने क्या समझा अभी तक, फंडामेंटली दो डिवाइसेस के बीच में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता कैसे है ये हमने समझ लिया, है ना। टिपिकली हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन से, मान लीजिए आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से क्या करेंगे, एक मैसेज टाइप करके एप्लीकेशन लेयर के द्वारा भेज देंगे उसको। ओके, और एप्लीकेशन लेयर के वहां से क्या जाएगा, सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर वहां से नेटवर्क लेयर, फिर वहां से लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, और फिर आपके स्विच से गुजरते हुए इंटरनेट के द्वारा किसी और राउटर तक पहुंचेगा। ओके, राउटर उसके अंदर इंफॉर्मेशन को देख के ये डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को भेजना कहां पे, इस मैसेज को भेजना कहां पे, ये डिफाइन करेगा, और फिर उसके मुताबिक आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा मैसेज। ओके, उस डेस्टिनेशन की फिजिकल लेयर से गुजरते हुए लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ऐसे होते फाइनली आपके एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेगा।
राइट, ओके। सो ये टिपिकल कम्युनिकेशन मॉडल है, ये हमने समझ लिया था, है ना। बट अगर आप वहां पे नेटवर्क पार्ट में देखेंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कोई आपके मैसेज को देख सकता है, उसको समझ सकता है, जरूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई या टैम्पर भी कर सकता है ना। टिपिकली हैकर्स होते हैं जो टिपिकली आपके डेटा को देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हो सके तो उस डेटा को चुरा भी सकते हैं। ओके तो ऐसे सिनेरियोस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सिचुएशंस में उसको टैकल करने के लिए आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। ओके HTTPS का मतलब सिंपली यही है, HTTP सिक्योर, S का मतलब सिक्योर है। ओके सो जब भी आप इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो एनक्रिप्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होके आप एक ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके और इसको यूज करने की वजह से क्या होगा, कोई भी हैकर्स या कोई भी थर्ड पार्टी लोग जो है आपका मैसेज क्या है, आपका ब्राउजर किस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर कौन सा रेस्पॉन्स दे रहा है, ये नहीं समझ पाएंगे और ना ही उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। ओके और जाहिर सी बात है, इसीलिए जब भी आप कोई बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस करें या कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको क्या चेक करना होगा, URL के अंदर HTTPS है या नहीं, ये डेफिनेटली चेक करना होगा आपको। ओके राइट, सो HTTPS का मतलब बेसिकली क्या है, HTTP सिक्योर। ओके और ये बेसिकली आपके यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बरकरार रखता है। ओके और वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्राइवेट रखता है। ओके और बाय डिफॉल्ट जैसे HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 है, सिमिलरली HTTPS के लिए जो है पोर्ट नंबर 443 यूज किया जाता है। ओके राइट, सो चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की थी कि एप्लीकेशन लेयर क्या है। ओके सो फंडामेंटली TCP/IP नेटवर्क स्टैक जो है उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं, है ना। उन 5 लेयर्स में सबसे ऊपर क्या है, एप्लीकेशन लेयर, है ना, उसको समझने की कोशिश की हमने। और जब भी हम टिपिकली किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसका नाम देते हैं हम, है ना, डोमेन नेम जो है वो मेंशन करते हैं। तो उस डोमेन नेम को ले जाके किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस के साथ जोड़ने के लिए, उन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम यूज किया जाता है, ये हमने समझ लिया, है ना। और हम अगर खुद का एक पर्टिकुलर डोमेन नेम चाहते हैं तो डोमेन रजिस्ट्रार्स के वहां जाके हम एक डोमेन नेम खरीद सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। ओके और हमने TLDs के बारे में समझा, टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होती हैं, सब डोमेन्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ लिया, है ना। नेम सर्वर्स क्या होता है ये देखा हमने, DNS रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं ये हमने समझ लिया, है ना। और जाहिर सी बात है जब हमने वेब और HTTP के बारे में बात किया था, जब आप दो वेबसाइट्स या दो पर्टिकुलर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और क्योंकि वो एप्लीकेशन लेयर वाले कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस क्या यूज करते हैं, HTTP या HTTPS, ये दोनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। और इनमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक रिक्वेस्ट भेजने पे क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है सर्वर पे और रेस्पॉन्स जब सर्वर देता है तो वहां पे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आता है, ये हमने समझ लिया, है ना। और फिर अगर आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को बरकरार रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं तो HTTPS यूज कर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया, है ना। राइट, तो अगले सेशन में जो है हम गेटिंग स्टार्टेड विद कमांड लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे। ओके राइट, और फिर आपका फीडबैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके क्योंकि आपके फीडबैक